रहे हैं, आज टेंशन है। जब से सरकार बनी 1.5 साल से यही काम कर रहे हैं, वो आज टूट रहे, आज एमएलए जा रहा, वो जा रहा, कोई नहीं जा रहा, क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं। यूटी के दौरान जब आप कैबिनेट मीटिंग करके अपने प्रपोजल्स ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजोगे, जब तक वहां से वापस नहीं आता, अप्रूवल नहीं आता, तब तक आप इस बारे में बात नहीं कर सकते हो। मैंडेट है मगर आपके पास रूल नहीं है। रूल इज रूल। गलत कर रहा है, प्रॉपर्टी है वो तो फादर के नाम पे है या ग्रैंड फादर के नाम पे है, उसको डिसमेंटल करेंगे, शायद मेरे ख्याल से ये चीज बढ़ न जाए। हम डिमोलिशन के लिए मैंने कहा है वो कोई तरीका नहीं है। डिमोलिशन में हमें नरमी का रास्ता इस्तेमाल करना है। जब से 370 खत्म हुआ है, रोजगार के वसाइल ऑलमोस्ट यहाँ खत्म हुए हैं, 35 से खत्म हुआ है, क्योंकि जो अनसेफ थे, जो वही खुदा के नाम पे छोड़े हुए थे, गिर जाए कभी तो मर जाए पेशेंट तो कुछ नहीं होता, हमने उनको शिफ्ट करवा। रिक्रूटमेंट की नहीं होगी स्कूलों में, और वहाँ रिक्रूटमेंट है कि स्कीमर्स, मैं मानती हूँ कि एक ऐसा इदारा है जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को अल्लाह ताला मगफिरत करे, आज के डेट में हमारे बस की बात नहीं है। जब स्टेट थी हमारे पास तब तो कोई एकेडमिक अरेंजमेंट पे नहीं आता था। जब हमारी सरकार चली गई, 370 गया, 35 ए गई, स्टेट उड़ गया, ये एकेडमिक अरेंजमेंट वाला इशू तो उसके बाद ही शुरू हो गया। हमने तो नहीं किया, हम तो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। आज आप मुझसे सवाल पूछते जबकि मैंने किया नहीं। अब कॉलेज खोला, मैं तो बंद नहीं कर सकती ना, कल को निकलेंगे लोग सकीना ये तो मर्दाबाद, फिर लिए भी मुश्किल है। और बच्चे माँ बाप को भेजते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उनको पता है कि ये सेफ है वहां पे। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन होगी, उन लोगों को तो छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जाएगी। हमने जमाने में मीडिया के सिवा। कश्मीर स्टूडियो में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सरकार की एक अहम मिनिस्टर से, जनाब मैडम सकीना यतूम। आदि सरकार तो वैसे ही चलाती है। मैडम आपका खुशामदीद कश्मीर लाइफ में। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये शुरू इस बात से करेंगे कि इस वक्त जब हम सीन देखते हैं कि हमारे यहाँ कश्मीर एक अजीब सिचुएशन है कश्मीर में, नए दिन नए मसले, और आजकल जिस मसले को हम हल करना चाहते हैं वो ड्रग्स का है। लेकिन जब हम ड्रग्स का सीन देखते हैं, ये जो मनशियात की मुसीबत है, उसमें हमारे एलजी साहब तो रोज हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो इलेक्टेड है वो दिखती क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं है। देखिए, ड्रग्स का जहाँ तक सवाल है, ये एक बहुत सीरियस इशू है। इस पे हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, चाहे वो सरकार के अंदर जो हम लोग हैं। हम लोगों ने भी पिछले 1.5 साल से इसमें बहुत कोशिश की है, चाहे वो अवेयरनेस कैंप की बात आप करें, चाहे वो कॉलेजेस में कैंप करने की बात करें, चाहे स्कूल्स में कैंप, और उसके सिर्फ कैंप ही नहीं बल्कि उसके लिए जो इक़्तिदामात हमने उठाए, जैसे देखिए सीसीटीवी कैमरास हमने कॉलेजों में, स्कूलों में कोशिश की, ताकि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हो, कोई बच्चा अगर इस तरह मुलव्वस हो ड्रग्स में, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। और मेडिकल शॉप्स खासकर जहाँ से लोग ये चीज़ें खरीदते थे, सरकार और हमारे जो इस वक्त ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे भी हमने पिछले 1.5 साल में काफ़ी काम किया है। काम इस तरह का किया है कि जब भी वहाँ कोई आता है, हमने कोशिश की उसको पूरा ट्रीटमेंट टाइम पे मिले, उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको काउंसलिंग की जाए। एक तो ये है कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी को देखोगे कि ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रग एडिक्ट है, उसमें हम चाहते हैं कि उसको टारगेट न किया जाए, उसको परेशान न किया जाए, उसको वो पॉलिसी करें ताकि वो वापस आए, इस वबा से बच सके, क्योंकि एक बहुत बुरी वबा है जो फैल चुकी है। और इस अगर आप देखेंगे पिछले 1.5 साल में सरकार ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें सबकी जिम्मेवारी है। मैं समझती हूँ हर एक इंसान को इस पे काम करना चाहिए ताकि इस वबा से हम जम्मू कश्मीर को बचा सकें। तो क्या हमारे बेसिकली ये तो बात तय है कि हमारे यहाँ जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसमें एलजी साहब की अपनी जिम्मेदारियां हैं, जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर की अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो क्या ये दोनों पैरेलल स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, उनमें कहीं यूनिसन में क्यों नहीं दिखते? किसी को बाहर जाने से तो रोक नहीं सकते हैं, ये तो अपना अपना काम करने का तरीका है। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आप तो जानते हैं कि इस वक्त हमारे पास यूटी है, रियासत नहीं है। जहां पावर की बात है, आज
सही में यूटी में वो पावर नहीं है जो स्टेट में होता है। ये तो बिल्कुल खुली किताब है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। जहाँ तक बिजनेस रूल्स की बात है वो भी इस वक्त तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जहाँ तक बाहर जाने की बात है, मैं जाती हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जाएंगे, उसमें मुझे लगता नहीं है कोई खराब चीज है या उसमें कोई दिक्कत है कि कोई क्यों जा रहा है। जहाँ तक नशा मुफ्त की बात है, नशा मुफ्त का पैसा जो है वो होम मिनिस्ट्री से आता है, तो उसमें वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री इस वक्त एलजी साहब के पास है। अगर वो कहीं पे कैंप करते हैं तो मैं समझती हूँ ठीक है, अगर उनकी वजह से भी इसमें कंट्रोल आएगा, ये वबा जो है इससे हम बचेंगे, हमारी जनरेशन को बचा पाएंगे, वो एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक सरकार का काम है ड्रग्स के ऊपर काम करना, आपको याद होगा जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने जब हम अपोजिशन में थे तो उन्होंने उसी वक्त हिदायत दी थी पार्टी को कि पार्टी एक कमेटी बनाए, जिस कमेटी में ड्रग्स के ऊपर बात हो, ड्रग्स के ऊपर डिस्कस हो, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाए। और ये वाहिद हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है जब सरकार से पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें हमारे ऑनरेबल राथर साहब उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और वो डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है जिसपे हम भी, वो आज मौजूद है। वो हमारी पार्टी ने किया, इलेक्शन से पहले किया, और इलेक्शन में भी हमारे मैनिफेस्टो में है, हम चाहते हैं कि ड्रग्स को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से निकाला जाए। लेकिन अब मेरा सिर्फ इसमें इतना ही है कि ड्रग्स को हमें खत्म करना है, हमें नौजवानों को जो भी इसका इस्तेमाल करते हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको काउंसलिंग करनी है, उनको वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पे लाना है। हम सिर्फ अगर इसको अब इस तरह ड्रग्स 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 कहेंगे तो उसे लगेगा कि शायद कश्मीर में इतनी वबा आ गई है, अब इससे कोई घर बचता ही नहीं है। तो वो चीज हमें तरीके से करनी है, हमारा मकसद होना चाहिए कि ड्रग्स को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह निकाल सके हम, वो हमारा एम होना चाहिए। लेकिन सोच में क्या फर्क है? मतलब बेसिकली ये जो ड्रग के बारे में इस वक्त मुहिम चल रही है उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक तो अवेयरनेस अपनी जगह है, अवेयरनेस सब करते हैं, स्कूल में भी होती है, कॉलेजों में भी होती है, लेकिन जो बाद में बहुत इस पर काफी डिबेट चल रहा है कि क्या वाकई हमें वो सब करना चाहिए जो इस वक्त हो रहा है कश्मीर में ड्रग के नाम पर, ड्रग के हवाले से। तो उसमें आपकी सोच क्या है? मेरा तो इसमें यही है कि मैं फिर भी यही कह रही हूँ, आपको जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उनको आपको वापस लाना है, चाहे वो काउंसलिंग के जरिए लाएं, चाहे वो रिहेबिलिटेशन के जरिए लाएं, चाहे उनको ट्रीटमेंट करें उसके जरिए लाएं। लेकिन अब अगर हम फॉर एग्जांपल बच्चा गलत कर रहा है, प्रॉपर्टी है वो तो फादर के नाम पे है या ग्रैंड फादर के नाम पे है, उसको डिसमेंटल करेंगे, शायद मेरे ख्याल से ये चीज बढ़ न जाए। हमें उसको फ्रेंडली जो है वापस लाना है, वो तरीक़ेकार निकालना है ताकि वो वापस आए अपनी नॉर्मल, क्योंकि आज डिप्रेशन में है जम्मू कश्मीर, खासकर मैं कहूँगी जम्मू कश्मीर का जवान जो है वो डिप्रेशन में है, क्योंकि बहुत तालीम हाईली क्वालिफाइड बच्चे हमारे पास जो आज घरों में बैठे हैं, बेकार है, रोजगार नहीं है उनके पास, क्योंकि रोजगार के वसाइल जब से 370 खत्म हुआ है, रोजगार के वसाइल ऑलमोस्ट यहाँ खत्म हुए हैं, 35 से खत्म हुआ है। जैसे जमीनों का हमारा हक हुआ करता था उस पर काफी मुश्किलें आ रही हैं, रोजगार इसी तरह नौकरियों में हमारे बच्चे यहाँ जब SSRB में या किसी और जगह पे अप्लाई करते थे तो वो उनका मेरिट जो है वो उन्हीं बच्चों के आपस में उसका जो है कंपटीशन होता था। आज आपको दिल्ली से भी लड़का आ रहा, आपको राजस्थान से भी लड़का आ रहा है, वो भी अप्लाई करता है, वो भी कम्पीट करता है मेरिट के लिए। तो ये सब चीजें मुश्किल है और इससे हमारी नौकरियों पे बहुत असर पड़ा है। जब से 370 गया, 35 गया, हमारा स्टेटहुड गया, रोजगार, हमारे पास रोजगार के वसाइल बहुत कम है। देखिए आपके पास बिजनेस है नहीं, प्राइवेट सेक्टर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर बच्चे पढ़े लिखे हैं बैठे हैं घरों में, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको ड्रग्स की तरह लिया जाता है। तो ये एक हमारे पास सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, सरकार चाहती है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की कोशिश है शुरू से ही, जब से सरकार बनी उससे पहले भी, कि ये वबा जो है इसको हमें जम्मू कश्मीर से खत्म करना है। जिस तरह से कोई करे इसके लिए काम, तो मैं समझती हूँ इसके लिए हमें फायदा होना चाहिए कि ग्राउंड में उसका असर हो, और जो हमारे पास तादाद है
जो लोग इस्तेमाल करते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ, आता कहाँ से? सरकार अगर नहीं लाती, सरकार के जरिए नहीं होता है, अगर कहीं और से आता तो आता कहाँ से? सबसे पहला हमारा जो होता है कंट्रोल करना, उसको कंट्रोल करना है कि ड्रग आना नहीं चाहिए। जब नहीं आएगा तो इस्तेमाल कैसे होगा? सबसे ज्यादा कोशिश हमारी उसी पे होनी चाहिए। बाकी अगर हम सब लोग करते हैं, अवेयरनेस करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, उससे फायदा नुकसान नहीं। जो सोच और अप्रोच में जो वाज़ेह फर्क लग रहा है इस मसले के हवाले से, मतलब दोनों साइड ही चाहते हैं, लेकिन ये जो सोच और अप्रोच में जो थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं, क्या ये बैठ के कहीं हल हो सकती हैं बिटवीन लोक भवन एंड द चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट? इसमें क्या डिफरेंसेस? कोई डिफरेंसेस नहीं है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जाते हैं, एमएलए को भी वहाँ इनवाइट करते हैं, एमएलए भी जाते हैं उसमें, ताकि हम इस वबा को जम्मू कश्मीर से निकाल सके। उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिमोलिशन के लिए मैंने कहा है, वो कोई तरीका नहीं है। डिमोलिशन में हमें नरमी का रास्ता इस्तेमाल करना है। कोई भी अगर आप ड्रग्स में मुलव्वस पाया जाता है, उसके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको बचाएं ताकि वो इस वबा से वापस आ सके। नहीं तो प्रॉपर आप डिसमेंटल करेंगे तो वो तो और डिप्रेस हो जाएगा, बजाय इसके कि वो वापस आएगा, वो तो मेरे ख्याल से और पीछे चला जाएगा। रिहेबिलिटेशन तो आपके हिस्से का काम है। हाँ, रिहेबिलिटेट हम करते हैं, हम ट्रीटमेंट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। हमारे ट्रीटमेंट सेंटर्स चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, और जो आते हैं वहाँ पे हम करते हैं। हमारे पास जो जो लोग आते हैं, जो जो केसेस आते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। और बहुत सारे केसेस हैं जो वापस भी आ चुके हैं। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है जहाँ ऐसे लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। कभी हम कहते हैं, मैंने अभी कहा कि डिप्रेशन है, बच्चों को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो क्वालिफाइड है। मैंने एक देखा है एक जगह पे जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ड्रग का इस्तेमाल करता है, मतलब इंजीनियर को मैंने देखा है। तो वो सब चीजें, उन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ पे है। एज हेल्थ मिनिस्टर, हाउ डू यू सी इस वक्त जो हमें ड्रग की सिचुएशन है, सूरत हाल है, हमारे नंबर्स आपको क्या बताते हैं? नंबर्स तो है ज्यादा। अब मैं एक चीज बताऊंगी आपको, नंबर बहुत ज्यादा था, लेकिन जब से सरकार बनी है, कहीं पे जहाँ पे हमने काफी कोशिश की, काम किया है, कई जगह पे नंबर कम हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे नंबर बढ़ गया। जैसे जम्मू के कुछ एरिया है, वहां पे कहीं कहीं कुछ एरियाज में नंबर बढ़ गया, और कहीं कहीं कुछ एरियाज में नंबर कम हुआ, जम्मू में भी। इसी तरह कश्मीर में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ नंबर बढ़ा है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ नंबर बहुत कम हुआ है, फर्क पड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार ने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है ऑलरेडी, और देना भी चाहिए। ये मैं कहती हूँ, ये तो जहर है। जब ये जहर किसी के घर में घुस जाता है या किसी इंसान के अंदर जाता है, वो तो नस्लें तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसको जितना हम रोक सके तो ये हम सब की जिम्मेवारी है इसको। तो ओवरऑल जो सेहत की मिनिस्ट्री जो है, वजारत जो है, एक बहुत वसी वजारत है जम्मू कश्मीर में। इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त है बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का नेटवर्क भी आ गया, और आपके लोग जो अस्पतालों में थे, कुछ अब उधर करते हैं, कुछ इधर करते हैं। आपके यहाँ जो मैसिव डिफिसिट है वर्कर्स का, अभी तो 2 साल होने को हो रहे हैं आपकी सरकार को, ये तो आपका कंसर्न सही है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ चीजें हुई हैं। जैसे नए जीएमसीज बने हैं, कोई क्रिएशन नहीं की गई है। वही जो डॉक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो हमारे पास कंसल्टेंट ऑलरेडी है, उन्हीं को हम कभी उधर खींचते हैं, कभी इधर खींचते हैं। जीएमसीज तो किए गए, लेकिन उन जीएमसीज में कोई न्यू क्रिएशन नहीं हुई है। और जब से ये सरकार बनी है, तब से हमारी कोशिश है एकेडमिक अरेंजमेंट के जरिए। परमानेंट डॉक्टर्स आए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से, 509 डॉक्टर्स, उनको दूर दराज इलाकों में भेजा। कंसल्टेंट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से हमने रेफर किए थे, वो अप्रूव होके आए हैं, और उनको हमने ऑलरेडी भेजा है जहाँ जहाँ इनकी नीड है। लेकिन 626 पोस्ट हमने पैरामेडिकल के ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर किए हैं। मैं उनको कई बार, मेरी बात हो चुकी है चेयरमैन साहब से, मेरी मीटिंग्स होती है कि डिले मत करिए, सिलेक्शन में डिले मत करिए, जल्दी सिलेक्शन करिए, ताकि हमारा मसला, एक एक आपके पास FMPHW है, एक आपके पास मेडिकल असिस्टेंट है जिनके पास 3-3, 4-4 बेड है, 5 बेड है, 10 बेड है, तो क्या इंसाफ होगा उन पेशेंट्स के साथ। जहां बरजुला का हमने किया था, जो एडिशनल ब्लॉक था, फंक्शनल करा दिया,
वहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने वो लोगों के हवाले किया है। तो वहाँ के लिए हमने 64 पोस्ट जो हैं क्रिएशन की हैं, कैबिनेट में गए, वहाँ से अप्रूव करवाया, अभी वो रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर किया गया। हम बैठे नहीं हैं 1.5 साल से, हमसे जितना हो सकता है। यहाँ तो हॉस्पिटलों के अंदर कुत्ते बैठते थे। जब मैं आई, मुझे आज भी याद है, कुछ हॉस्पिटल्स हमारे थे जहाँ गेट तक नहीं लगा था। हमने कोशिश की, गेट लगाए, इक्विपमेंट्स लगाए, हॉस्पिटल के अंदर सराई नहीं थी, अटेंडेंट दर बदर होते थे। कई हॉस्पिटल्स तो ऐसे थे जहाँ खाने की कोई चीज अटेंडेंट को नहीं दी जाती। हमने शुरू करवाया, पेशेंट्स को नहीं मिलता था। हमने कई हॉस्पिटल थे जो अनसेफ थे, जो वहीं खुदा के नाम पे छोड़े हुए थे, गिर जाए कभी तो मर जाए पेशेंट तो कुछ नहीं होता। हमने उनको शिफ्ट करवाया, उनके लिए नई बेडिंग रखी है, नए हॉल बनाए हैं ताकि पेशेंट केयर सही मिल सके। क्योंकि हमारी कोशिश है कि हेल्थ सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेशेंट केयर बेहतर। हमने इक्विपमेंट नहीं लगाए। यहाँ तो लोग कैथ लैब का नाम भी नहीं सुनते थे। दूर दराज साउथ कश्मीर के दूर दराज एरिया से, हालन से, गडोल से पेशेंट आता था, श्रीनगर में गोल्डन आवर तक पहुंचने में उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन हमने इक्विपमेंट लगाए कि गोल्डन आवर के बीच में ये पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे, वहां इसका इलाज इमिडिएटली हो। इसी तरह बारामूला साइड में लोग, आप आज देखिए रेफरेंस जो पहले आते थे हमारे श्रीनगर और जम्मू के हॉस्पिटलों में, आज आप जीएमसी श्रीनगर देखिए, आज आप जीएमसी जम्मू देखिए, और फिर 3 साल पहले देखिए आप। मैं नहीं कहती 3 साल कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भी अपने लेवल पे किया होगा, लेकिन मैं कहती हूँ 1.5 साल में अपने जितनी चेंज लाई है, जितने करने की कोशिश, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, यहाँ कोई पूछता नहीं था, डॉक्टर अपनी मर्जी के मुताबिक चलते थे। लेकिन जब से ये सरकार आई जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे, अकाउंटेबल बनाया। आज डॉक्टर करता है, अपनी ड्यूटी करता है। कहीं कहीं लापरवाही भी होती है, कहीं कहीं अटेंडेंट जो है वो भी गलत चीज करते हैं, वो भी, हम अपना ही इक्विपमेंट तोड़ देते हैं, हॉस्पिटल के शीशे तोड़ देते हैं। खुदा न खास्ता जब किसी पेशेंट की डेथ होती है, डॉक्टर की पिटाई करते हैं। तो उस चीज में हमने कोशिश की डॉक्टर और पेशेंट का जो बिहेवियर है वो ठीक हो, वो पॉजिटिव हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, समझे एक दूसरे को, ताकि पेशेंट केयर में आसानी हो सके। काफी चीजें हमने नई इंट्रोड्यूस की हैं, वो आज बेहतर ग्राउंड में चल रही हैं, उससे बेहतर इलाज। आज रेफरल्स देखिए, रेफरल्स हर दूर दराज इलाकों से डायरेक्ट श्रीनगर पहुंचते थे, लेकिन आज आप अगर चेक करेंगे आसमान जमीन का फर्क है। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे बेहतर है, आज हमारे जीएमसी बेहतर हुए हैं, आज पीएचसी में जो दूर दराज इलाकों में है वो आज बेहतर है। मैं नहीं कहती हूँ कि 100% हमने काफी कुछ कर दिया, लेकिन अभी कमी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि बीमारी इतनी पुरानी है, इसको इमीडिएट आप 1.5 साल में ठीक नहीं कर सकते। यहाँ तो हॉस्पिटल बनाए गए, रिबन काटा गया, बिल्डिंग खड़ी कर रही करोड़ों में, ना तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर है, ना तो इक्विपमेंट अंदर है, ना तो डॉक्टर है, ना तो कोई आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, लेकिन धोखा दिया गया, करोड़ों की ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, अंदर कुछ भी आपके पास नहीं है, ना तो अल्ट्रासाउंड है, ना तो एक्सरे मशीन है। तो ये सब चीजें की गई हैं जो 1-1.5 साल में हम ठीक नहीं कर सकते हैं, टाइम लगेगा, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। हमारे यहाँ जो सबसे बेहतरीन अस्पताल हुआ करता था एक जमाने में, वो सिक्किम है। सिक्किम्स तो है, लेकिन उसकी जो ऑटोनॉमी खत्म हो गई, और उसके अंदर जो हाल है, हालांकि आपने तो कुछ चेंजेस लाई हैं, लेकिन फिर भी वो उस हालत में नहीं है जिस हालत में होना चाहिए था। जब हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो कुछ किया आपके पास मैंडेट? देखिए, एक तो ये है कि सिक्किम्स, मैं मानती हूँ कि एक ऐसा इदारा है जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को अल्लाह ताला मगफिरत करे, आज के डेट में हमारे बस की बात नहीं है। वो शेर कश्मीर ही कर सकते थे, उन्होंने लोगों के लिए ये फैसिलिटी यहाँ पे रखी है। जब पेशेंट चंडीगढ़ भी जाता है, उसको वहां से कहा जाता आपके पास तो सो रहा है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं जाते आप। इसी इदारे को जब मैं आई, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं। अब आपको मैंने पहले ही कहा, बिजनेस रूल का जो है वो अभी चल रहा है, उसी के अंदर सिक्किम्स का भी मसला है, वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाहर भी हमारे पास फाइल आए नहीं आए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, देखिए हमने वहाँ लाइनैक लगाया है, जो 33 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो इस सरकार के दौरान लगा। काफी जो इक्विपमेंट्स उनकी जरूरत थी, नीड थी, उन्होंने लिखा, हमने उनको लगा दे। हमने कहा कि दूर दराज इलाकों से पेशेंट आते हैं और पेशेंट केयर, यहाँ हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। स्टाफ का मसला है, लेकिन अभी दिखते हैं कुछ, और वो दिखते, मुझे उम्मीद है कि हो जाए ठीक, कुछ बिजनेस रूल का मसला हल हो, जिसमें ये सिक्किम्स का भी इशू हल हो जाए। हेल्थ में जो हमारे
बहुत सारे मसले हैं, लेकिन जो पिछले कई बरस से सबसे बड़ा मसला उभर के आ रहा है वो कैंसर है कोई खास? मुझे पता है कि आपके हाथ अल्लाह का चिराग नहीं है, लेकिन काफी टाइम से गवर्नेंस सर्किट में इस हवाले से बात हो रही थी कि कुछ किया जाना चाहिए। है कुछ आपके ज़हन? कैंसर क्योंकि ये बहुत, मुझे लगता है बहुत तादाद बढ़ गई है कैंसर पेशेंट्स की। लगभग जो मुझे याद है फिगर 55 करीब के 1000 के करीब जो है पेशेंट है। और आप देखें ओवरऑल, अगर आप देखेंगे जहाँ से भी आप देखते नज़र मारते हैं, अगर 10 पेशेंट आएंगे उसमें कम से कम 2 पेशेंट कैंसर पेशेंट होते हैं। तो एक बहुत, मुझे लगता है ये बहुत एक सीरियस इशू है, लेकिन इस पर सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। जैसे आपने सिक्किम्स की बात की है, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा GMC है वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं। इस पे रिसर्च जो नहीं हो रहा है, रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। पिछली बार भी हमने कुछ फंड्स जो हैं बजट में हमने रखे थे, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया था, लेकिन वो कम है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे कि ये बीमारी कहाँ से है, वजह क्या है इस बीमारी की, वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हो गया सेकंड इशू, ट्रीटमेंट के लिए ऑलरेडी कुछ सरकार पैसा देती है, कुछ हॉस्पिटल्स में जो है कैंसर फ्री ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी हद तक होता है। और कुछ हमने इस बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में कहा है कि ये जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसके लिए और ज़्यादा हमें पैसे देने की ज़रूरत है, वो मिलना चाहिए। जो गरीब पेशेंट है, इतना कोई भी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है जो कैंसर बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो खुद अपने लेवल पे कर सकता है, लेकिन सरकार इस पे काम कर रही है। मेन मेरा मकसद है, मैं तो चाहती हूँ जैसे पिछली बार भी सिक्किम्स में इस पे हमने कुछ 10 करोड़ रुपया दिया था रिसर्च पे काम होना चाहिए। जब रिसर्च पे काम होगा, आपके सामने जब वजह आएगी, तभी आप उस वजह को रोक के आगे बढ़ सकते हो। ट्रीटमेंट तो दूसरा सवाल है, वो तो करती है सरकार, वो तो पहले भी करती है, आज भी कर रहे हैं, उसमें इजाफा भी किया हमने, लेकिन वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मेन वजह है कि कैंसर के रीजन क्या है। जैसे लोग कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स जो गाँव में हॉर्टिकल्चर सेक्टर में यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड से एक वजह है। इसी तरह इस पे रिसर्च हो रहा है और रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च पे ही हम काम करते हैं ज्यादा इसमें। हमारा मेडिकल एजुकेशन है, इसमें तो पिछले कई बरस में काफी तब्दीली आ गई नए कॉलेजेस के आने से जी, लेकिन फिर भी हमारी सिचुएशन ये है कि बाय एन एवरेज वी सेंड ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स अब्रॉड। तो बाय एन एवरेज अगर देख लें तो शायद 1 करोड़ एक शख्स के लिए खर्चा होता है डॉक्टर बनने में। इतना पैसा बाहर जा रहा है। अब आपके पास थोड़ी लिबरल पॉलिसी भी है इंस्टीट्यूशन बनाने की, क्या आप सोच रहे हैं कि मेडिकल एजुकेशन में कुछ और इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है ताकि सीटें बढ़ जाए? हमारे यहाँ 13 ऑलरेडी अगर शायद आपने सुना नहीं है, इस बार काफी हमारी सिटी मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ी हुई है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया है। वो ऑलरेडी कॉलेजेस में मेडिकल सिटी जो है वो बढ़ी हुई, इवन MD के लिए भी सिटी बढ़े हैं। हमने लिखा था ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर साहब को, और उनके तो शुक्रगुजार है, उन्होंने इस सीटों का इजाफा किया है जिससे हमें डॉक्टर्स भी आएंगे, जिससे बच्चों को मदद भी मिलेगी। इसी तरह MD के लिए हमारे पास बहुत कम पोस्ट होते थे, उसकी सिटी भी उन्होंने बढ़ा दी। लेकिन ये सही बात है कि मेडिकल कॉलेजेस, जैसे आपके पास है ही नहीं कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अगर लोग आते तो आना चाहते या यहाँ का कोई करना, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल हमने इस बार पास किया है। अब हम चाहते हैं कि लोग खड़ा करें, जम्मू कश्मीर से कोई आए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाए, ताकि हजारों लाखों की तादाद में जैसे बच्चे बाहर चले जाते हैं, मजबूरी है, और फिर वहाँ कुछ काफ़ी मसलों को उनको फेस करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलें भी आती हैं उनको वहाँ, और यहाँ का इतना पैसा और माँ बाप की परेशानी है, कभी कभी बच्चे को भी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसके लिए इस बार जो है सबसे बड़ा कदम, हिस्टोरिकल कदम जो है इस सरकार ने उठाया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने उठाया, प्राइवेट मेंबर बिल हमने पास किए हैं और उसके रूल्स भी बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो सीट्स का आपने कहा, ऑलरेडी सीट्स में, मेडिकल सीट्स में इजाफा हुआ है MBBS के और MD के भी, तो हम भी कोशिश करेंगे अपने लेवल पे, अगर इसमें और कुछ सरकार कर सकती है उसको भी ऑलरेडी एग्जामिन किया जा रहा है। एजुकेशन सबसे बड़ा पॉपुलस डिपार्टमेंट है आपकी सरकार का, मतलब है 1 लाख, मतलब आजकल तो खैर 80,000 से ज्यादा है नहीं, लेकिन अगर कॉलेज वगैरह को जमा करके देख लें तो 1 लाख के आसपास मुलाजिम इसमें काम करते हैं। 80,000 के करीब, बिल्कुल। लेकिन पिछले कई बरस से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर स्कूल एजुकेशन में बढ़ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार में प्राइवेट सेक्टर के
मतलब स्टेप मदरली ट्रीटमेंट समझा जा रहा है। आप क्यों इतने प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हैं? ऐसा तो नहीं है, खिलाफ तो किसी के नहीं है। हमारी कोशिश है, चाहे वो सरकार करे चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करे, हमारी कोशिश है जम्मू कश्मीर के बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम मिले, क्वालिटी हो उसमें। मेन हमारा मकसद यही है। जब मैं मिनिस्टर बनी, मुझे आज भी याद है जब हमने सेशन चेंज किया, उसके लिए पेरेंट्स बहुत परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे, डिप्रेशन में थे। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने यही किया है कि वो सेशन जैसे पहले था उसको वापस चेंज करके लाया है। उसके बाद बुक्स का मसला, उसके बाद यूनिफॉर्म का मसला, उसमें भी बहुत कुछ हुआ। तो लेकिन हमने एक पटरी पे लाया है जो पटरी से बाहर चला गया था। और प्राइवेट में हमने उनको कई चीजें, जैसे उनको एक ऑर्डर निकाला गया था कि जब तक आप अपनी जमीन ना ले या आपकी जो जमीन है उसको ट्रस्ट के नाम नहीं करेंगे तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता है। वो लाखों के प्राइवेट स्कूल उसमें तबाह हो रहे थे, बंद हो रहे थे। ये तो यही सरकार है, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत वाली सरकार, जिनको हमने एक्सटेंशन दिया। हमने कहा ये तो तबाह हो जाएंगे, हजारों की तादाद में बच्चे हैं, हजारों की तादाद, लाखों में इनका स्टाफ है, एकदम बंद हो जाएंगे, ये तो मसला बन जाएगा। ये हमारी सरकार है जिन्होंने इसको एक्सटेंड कर करके आज तक हम उनको कैसे चला रहे हैं वो हम जानते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट में भी हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, गवर्नमेंट स्कूलों में भी लोग आए, तालीम हासिल करें, क्योंकि इतना उस पर भी सरकार पैसा खर्च कर रहा है। और जहाँ तक प्राइवेट का सवाल है, कहीं कहीं लोग हमें बहुत कंप्लेंट करते हैं। जब लोगों की कंप्लेंट आती है तो हमें उसको एग्जामिन करना पड़ता है। मैं नहीं कहती हूँ जहाँ हमने एग्जामिन किया कुछ कंप्लेंट गलत निकले, वहां पे वो चीज नहीं थी जो कंप्लेंट आई थी, लेकिन कुछ कंप्लेंट सही निकले। जहां सही निकले वहां हमने कार्रवाई की। लेकिन ओवरऑल आप देखिए कुछ प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे उनकी भी गलती होती है। वो तो दोनों साइड से, गवर्नमेंट में भी कहीं कहीं जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के सरकारी, उनमें भी कहीं कहीं पे गलतियां होती हैं, उनमें भी कहीं कहीं पे कमियां हैं। इसी तरह प्राइवेट स्कूल में भी कमियां हैं। और उनको देखिए एनओसीज, जब हम थे पहले, जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी 2008 में, उस वक्त कुछ 1-2 एनओसी शायद थे जो लाने पड़ते थे प्राइवेट स्कूलों को। आज तो 41 एनओसीज है। और मैंने कहा ये तो जुल्म है। वो भी 6 महीने के लिए आप लाते हो, 6 महीने उनको प्रोसेस करने में लगता है। नेक्स्ट ईयर आपको फिर उनको एनओसी मांगनी, रजिस्ट्रेशन करनी है तो फिर मांगनी है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने कहा एनओसीज वही रखो, इसको एग्जामिन करो, इनको एलिमिनेट करो। इतने एनओसीज कहाँ से लाएंगे? इनका साल इसी में जाएगा, ये क्या पढ़ाई करवाएंगे बेचारे बच्चों को? उसमें हमने कोशिश की उनकी मदद करने की। ये नहीं कि हम प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो चाहते हैं करे वो लोग भी काम, सरकारी स्कूल भी करे, और मिलजुल के हम सबका मकसद है, प्राइवेट का भी गवर्नमेंट का भी, ताकि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़े, उनको अच्छी तालीम मिले। जो लोग बाहर नहीं जा सकते यहाँ वो अच्छी तालीम हासिल करें और आगे कंपटीशन में आगे बढ़े वो लोग। 48% बच्चे जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में 52% पढ़ते हैं। खैर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला हम नहीं कर सकते, हाँ, और फैकल्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो बहुत ही कॉम्पिटेंट लोग लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं प्राइवेट स्कूल में जो मेहनत होती है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, लिंक टू देयर सैलरीज। लेकिन एक चीज मेरी समझ में, कम सैलरीज पे बेचारे काम बहुत कम करते सैलरीज पे काम करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आपका उनका रेगुलेशन है कि ये नहीं करना, ऐसे हमें और वो सैलरीज भी टाइम पे हमारे बेचारों को मिलती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल उसके बावजूद भी काम अच्छा करते हैं, काम करते हैं। मैं खुद प्राइवेट स्कूल नहीं, जो सही है वो सही है, जो अच्छा काम करते हैं उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मामला है कि अगर हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं मेरी गली में, एक प्राइवेट स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, और मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजना चाहता हूँ, लेकिन अगर उसका कैरिकुलम भी वही रहे जो प्राइवेट पब्लिक स्कूल का है, तो मैं उसको क्यों भेजूं? आप इनको क्यों कह रहे हो प्राइवेट स्कूल को आप हमारा कैरिकुलम पढ़ा, तो फायदा क्या है फिर? व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, फायदा ये है कि देखिए गवर्नमेंट स्कूलों का अगर है तो उसमें क्या दिक्कत है, वो भी तो ठीक है, यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल इसको अडॉप्ट करे, उनकी क्या मुश्किल है? अपने तरीके से तो वो कोई भी चीज डाल नहीं सकते या कोई भी बुक लगा नहीं सकते हैं। और कभी कभी शिकायत आती है, जो बुक सेलर होते हैं वो इतनी महंगी किताबें बेचते हैं, तो उसके ऊपर कंप्लेंट आती है 10-10 हजार में, और वही आपको गवर्नमेंट में कुछ कम पैसों में मिल रहे हैं। कभी लोगों के लिए दिक्कत आ जाती है, परेशानियां हो जाती हैं। दैट इज द रीजन हमें इसको थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है। आप देखिए इस बार
पिछले बार 2500 स्कूल्स क्लब किए गए थे हमारी सरकार से पहले, और वो 2500 स्कूल्स 2008 में दिए गए थे दूर दराज इलाकों में, ताकि बच्चों को डिफिकल्टी होती थी, कहीं फार फ्लंग एरिया में बहुत ज्यादा खतरा होता था जंगली जानवरों का, तो वहां स्कूल दिया गया। 2 साल 2.5 साल पहले उनको 25 स्कूलों को क्लब किया गया। लेकिन आज शुक्र है अल्लाह का कि ड्रॉप आउट में काफी कमी आई है। आज आप यकीन नहीं करेंगे, 4000 बच्चे जो है वो स्कूल एजुकेशन बोर्ड में सीबीएसई से वापस आए हैं, स्कूल एजुकेशन बोर्ड में आए हैं। इसी तरह हमारा जो परसेंटेज था वो उसमें 12% जो है इजाफा हुआ है। हम चाहते हैं कि पढ़े बच्चे, किस तरह हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उससे हमें कोई मसला नहीं, दोनों हमारे इदारे हैं, कोई गैर नहीं है, हमारे अपने लोग हैं दोनों में जो जो पढ़ाते हैं। तो लेकिन कहीं कहीं पे अगर कोई मुश्किल आती है जिसमें कंप्लेंट आती है, उसको हमें एग्जामिन करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए हम भी जवाबदेह हो जाते हैं। वो मसला, मेरी तो यही गुजारिश है, प्राइवेट जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं है उनका नहीं है, गवर्नमेंट का भी है, लेकिन वो भी थोड़ा सा रूल्स नॉर्म्स का ख्याल रखे, मनमानी ना करे किसी चीज पे, उससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुझे मेरा मेरा क्या जाएगा उसमें, अगर लोग बेचारे सफर करते हैं जो मुश्किल होता है। काफी टाइम से रिक्रूटमेंट भी नहीं होगी स्कूलों में, और वहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, बल्कि पोस्ट को सीज किया गया 2019 के बाद। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में टीचर नहीं लगा है, पोस्ट को सीज किया गया हुआ है। कितनी जगह खाली आपकी? बहुत सारे एरियाज हमारे खाली हैं। आप देखिए कितना क्रिटिसिज्म, हमारा काम करने के बावजूद भी हमें इसी चीज पे क्रिटिसिज्म होता है, यहाँ टीचर नहीं है, वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ लेक्चरर नहीं है। हमने तो फिर भी 1400-2100 के करीब डीपीसीज में लोगों को प्रमोट किया है, लेकिन अब जो नीचे लेवल का प्रमोट होके ऊपर जाएगा, नीचे लेवल खाली हो गया, तो ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब हमने कोशिश की थी इस फाइल को प्रोसेस करें, ये जो पोस्ट फ्रीज किए गए उनको डिफ्रीज करें, ताकि हम सर्विस सिलेक्शन को भेजें पोस्ट और टीचर लगे। हमारे जहाँ जिस स्कूल में हमें 10 टीचर चाहिए, वहाँ हमारे पास 4 हैं। और फिर मुसीबत ये है कि कोई दूर जाना नहीं चाहते, सारे आके सिटीज में बैठे, या तो जम्मू सिटी या तो श्रीनगर सिटी। हजारों लोग फोन करते हैं, मेरी बीवी है, मेरी बहन है, और वो भी बड़े बड़े अप्रोच वाले लोग। अब या तो गरीब ही बेचारा उधर जाएगा जिसका कोई अप्रोच नहीं हो, उसी को मुझे रखना है, बाकी तो सब शहरों में आना चाहते हैं। तो ये सिस्टम जरा बहुत खराब हो चुका है हमारा। आपके कॉलेज में हालत बहुत खराब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप पढ़ाने वाला, आप वो मजदूर की तरह हर साल जिस दिन आपको मकान बनाना हो उसी दिन आपको मजदूर लेते हैं, जिस दिन आपको क्लास शुरू करनी हो उसी दिन आप देखते हैं कि अब क्राइसिस क्या है कि पिछले 20 साल में जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल्स काम करते हैं अब वो कम्पीट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। इल्म बदलता रहता है, इसमें तब्दीली होती है, और वो कम्पीट भी नहीं कर पाते हैं। और हम कम से कम 2 जनरेशन जो टीचर्स हमने तबाह कर दिए, ना उनको पैसे दिए, ना उनको सर्विस दे दी, ना उसको कंट्रीब्यूट करने दिया, वो सब फ्रस्ट्रेट हैं। वो बहुत सारों की तो फैमिलीज तबाह हो गई है। पहले शादी थी जब देखिए, अब ये आज बात होती है ना, जब स्टेट थी हमारे पास तब तो कोई एकेडमिक अरेंजमेंट पे नहीं आता था। जब हमारी सरकार चली गई, 370 गया, 35A गई, स्टेट उठ गया, ये एकेडमिक अरेंजमेंट वाला इशू तो उसके बाद ही शुरू हो गया। हमने तो नहीं किया, हम तो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। आज आप मुझसे सवाल पूछते जबकि मैंने किया नहीं, लेकिन जवाबदेह तो मैं हूँ। ये तो पहले शुरू हुआ, एकेडमिक अरेंजमेंट करे, और है गलती, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप एक परमानेंट मुलाजिम लगाते हो, उसको तो फिक्र है कि मेरा रिजल्ट कल को सही आएगा तो मेरा APR ठीक होगा, मेरी प्रमोशन बढ़ेगी, मुझे 10 चीजें और होंगे। जो अब एकेडमिक अरेंजमेंट बेचारा एक आएगा, वो तो परेशानी, मैं तो खुद बोलती हूँ, मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा, मैंने कहा ये एकेडमिक अरेंजमेंट वाले जैसे 2 साल पे लगा लिया, 2 साल ये सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगाते हैं कि आज जी मुझे कन्फर्म करो, हम लोगों को परमानेंट करो, कंटिन्यू करो, उसी में परेशान रहता है। ये सही बात है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब पॉलिसीज जो यूटी में बनी है वही बनी है, हमने तो नहीं बनाई कोई नई पॉलिसी यूटी में। इसके लिए हम तो चाहते हैं, मेरा तो खुद का सोच है कि जो लगे परमानेंट लगे। मैंने यूनियन मिनिस्टर साहब को कहा, मैंने कहा ये आयाज लगाते हैं 3 साल के लिए, और कल ये 3 साल के बाद सड़क पे आती हैं, हमें जी परमानेंट करो। ये प्रपोजल वहां से आता है, ऑनरेरियम इनका वहीं से आता है, फिर हमें क्रिटिसिज्म स्टेट गवर्नमेंट को सहना पड़ता है जी, स्टेट गवर्नमेंट परमानेंट कर नहीं रही है, तनख्वाह नहीं रही बढ़ा रही है, जबकि हमने लगाया नहीं, जब हमें पता ही नहीं है, प्रपोजल्स वहां से होता है। ये तो पॉलिसीज में जो चेंजेस आई है 19 के बाद,
बाकी जगह तो पहले आई थी, लेकिन 19 के बाद जब हमारा 370 गया, स्टेटहुड गया, हमारी पॉलिसीज में भी चेंज, क्योंकि ये पॉलिसीज पहले यहाँ लागू नहीं होती थी। 370 से पहले, स्टेटहुड से पहले ये पॉलिसीज यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। यहाँ जो भी मुलाजिम लगता था परमानेंट लगता था, लेकिन ये पॉलिसीज में तब्दीली तब आई है जब यहाँ पे आपको स्टेटहुड नहीं था। तो इस मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। और आपके यहाँ कितनी लेक्चरर्स की पोजीशन खाली है कॉलेजेस में? नहीं, अभी तो बहुत हमने लगाया है। हमने 725 लेक्चरर्स को भेजा था, रिक्रूटमेंट बोर्ड को रेफर किया था, वहां से काफी हद तक आए हैं, 200-300 के करीब वो हमने लगाए। फॉर्फुलंग हमारे पास प्रिंसिपल्स नहीं थे, हेडलेस थे हमारे सारे कॉलेज। पहले तो कॉलेज इतने खोले, यहाँ भी कॉलेज वहां भी कॉलेज, रोल आप देखें उन कॉलेजों में रोल ही नहीं है। एक कॉलेज में आपको 30 बच्चे हैं, एक कॉलेज में आपको 50 बच्चे हैं, फैकल्टी इतनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, तो फिर क्या करें हम लोग भी, क्या करें हम लोगों की भी मुश्किलें इतने बढ़ा दी गई है जिसका कोई अंदाज ही नहीं है। अब कॉलेज खोला, मैं तो बंद नहीं कर सकती ना, कल को निकलेंगे लोग सकीना ही तो मर्दाबाद, फिर ये भी मुश्किलें हैं। लेकिन आपकी इंस्टीट्यूशंस हेडलेस थे, प्रिंसिपल नहीं था, कॉलेज में खाली था। ये तो हमने कर दिया, हमने कहा करो जो भी आता है एज पर सीनियरिटी, लगा दो प्रिंसिपल, उसको खाली क्यों रखोगे आप। और वो हमने किया, इकट्ठे सारे कॉलेजेस में प्रिंसिपल डाल दे। पहले तो सारे मुझे लोग आते थे मेरा कॉलेज भी खाली है, मेरा कॉलेज भी खाली है। तो फिर हमने ये चीजें निकाले, डीपीसी के जरिए, प्रमोशन के जरिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए हमने बहुत काम किया है। इस 1.5 साल में हमने बहुत काम किया है। मैं ये नहीं कहती कि मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, लेकिन इस सरकार ने, जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, बहुत काम किया है। मतलब यहाँ सारा तहस नहस हो चुका था, सारी चीजें पटरी से हट गई थी, उसको वापस लाने में हमने ये 1.5 साल में बहुत काम किया है। अभी आगे बहुत कुछ करने की जरूरत है, ये नहीं कि हमने कर दिया बस खत्म हो गया, पूरा ठीक हो गया, वो भी नहीं है, आगे बहुत करना है अभी बाकी जो है। मैडम, हम जिस दौर में रह रहे हैं ये दौर मुख्तलिफ है उस दौर से जिस दौर में आप पहली बार काबीना में आई थी। वो तो बहुत बदल गई दुनिया बदल गई बिल्कुल। लेकिन ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डीप मशीन लर्निंग का दौर है। ये दौर, इसमें मैथमेटिक्स बड़ी बुनियादी है जी। लेकिन हम जब देखते हैं तो मैथमेटिक्स हायर सेकेंडरी लेवल और कॉलेज लेवल पे ऑलमोस्ट बंद होने जा रहा है ही नहीं, कोई पढ़ता नहीं। तो कुछ है जो आप करना चाहते हैं? नहीं, हमारी कोशिश है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम काम कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी काम हो रहा है। जहाँ तक आपने मैथमेटिक्स की बात की है, हमारी कोशिश है कि बच्चे आए, रोल बढ़े। और आप देखिए, हम ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को नहीं लगा सकते जहाँ कोई रोल ही ना हो, आपके पास बच्चा ही ना हो। मैंने इनको जब पूछा कि इतनी प्रॉब्लम्स क्या है, आप मुझे जरा बताओ, कॉलेजेस में कितने सब्जेक्ट में आपके पास क्या क्या रोल है डिफरेंट कॉलेजेस में, तो वहाँ प्रोफेसर बैठे हुए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हुए थे कुछ सब्जेक्टों में जहाँ कोई रोल ही नहीं है। कश्मीरी में कहीं पे बैठे थे, बच्चा कोई नहीं। मैंने कहा इनको वहीं भेज दो जहाँ बच्चे हैं, जहाँ पढ़ाए। तो इसी तरह ये मुश्किलें भी हैं, लेकिन इस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, लोगों को भी अवेयर करते हैं, पेरेंट्स को, बच्चों को, ताकि आगे ये सब्जेक्ट देखें। हॉर्टिकल्चर कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर हॉर्टिकल्चर में, टूरिज्म में हमने काफी जगह इंट्रोड्यूस किए। हम चाहते हैं कि बच्चे खुद कफील हो जाए, हॉर्टिकल्चर में आके करें, ताकि उनको आगे वो अपना जॉब खुद हासिल कर सकते हैं। टूरिज्म में वो करें ताकि वो आगे अपना जॉब हासिल। हमारी कोशिश है कि हम कुछ न्यू सब्जेक्ट जो है उनको इंट्रोड्यूस करें कॉलेजेस में और बच्चों को फायदे। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम चल रहा है। हमारी कोशिश है कि नई चीजें कुछ करें। ये ना जो पुराना सब्जेक्ट है वो तो चल रहा है, उसको तो कोई बंद कर नहीं रहा है, लेकिन बच्चों को अब उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं नई चीजें करें, और किए भी हमने, बहुत जगह पे हमने किए। हम सोचे कि बाकी जगह भी करें ताकि बच्चे आए, उनको नए ट्रेड में जो है मिले, कोशिश करें सब्जेक्ट में वो काम करें, उनको आगे बढ़ने में मदद हो जाए। पिछले कई हफ्तों से आपके बहुत सारे क्लासरूम गलत वजहों की वजह से खबरों में आ गए। देखिए, ये तो बदकिस्मती की बात है। मैं समझती हूँ कि खासकर मैं कश्मीर के बारे में बात, जिसको रिश्वत कहा जाता है, यहाँ मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे थे, हम रात को 1-1 बजे बाहर मतलब रहते थे, घूमते थे, पेरेंट्स के साथ जाते थे, कभी नानिहाल जाते थे, रात में जाते थे। कोई ये नहीं होता था कि कोई डर वर की कोई चीज नहीं होती थी, इनसिक्योरिटी नहीं होती है जैसे बाकी जगह लड़कियां नहीं जा सकती है। यहाँ कॉलेजेस में माँ बाप या स्कूल्स में माँ बाप बच्चों को भेजते हैं, उनको लगता है कि खुदा के बाद माँ बाप के बाद उनका
जो वहाँ पे टीचर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो, वो उनकी हिफाजत इसी तरह करेगा जिस तरह अपने माँ बाप अपने बच्चों की करते हैं। कुछ शिकायतें आई हैं हमारे पास जिसमें हमने कहा इसमें तो कोई मतलब इसमें तो जीरो टॉलरेंस की बात है, इसमें कोई भी चीज जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने एक्शन लिया है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में कहीं जगह पे जो शिकायतें आई हैं उनको भी हमने इंक्वायरी बिठा दी है। हम जहाँ पे भी कोई भी मुलवस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कहीं पे गलत कोई रिपोर्ट आई होगी उसको तो इंक्वायरी करनी है, और इंक्वायरी में जो रिपोर्ट आएगी उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो हम चुप नहीं बैठ सकते, ये तो सवाल ही नहीं पैदा। फिलहाल इमीडिएटली जो कदम उठाने थे वो सरकार ने ऑलरेडी उठाए, इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बच्चे माँ बाप को भेजते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, उनको पता है कि ये सेफ है वहां पे। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन होगी उन लोगों को तो छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो जाएगी। एक जमाने में उर्दू हमारी सरकारी जुबान थी, अब लगता है कि हमें सिर्फ शायरी करनी चाहिए उर्दू में। क्या आपका भी यही ख्याल है? नहीं, उर्दू, मुझे तो उर्दू बहुत अजीज है। मैं तो इस जबान से बहुत मतलब मोहब्बत है मुझे, बल्कि होनी भी चाहिए। उर्दू तो ऐसी खूबसूरत जुबान है जिसका कोई मुतबादिल नहीं है। आज भी है, उर्दू में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग अफवाहें डालते हैं उर्दू को निकाल दिया, बताइए कहाँ ऑर्डर है, किसने निकाल दिया और कौन निकाल सकता है? ये उर्दू तो हमारी रूह है, इसमें तो हम कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। अब हाँ, कमी आई है, लोग कम पढ़ते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाते। कश्मीरी में देखिए, आपके बच्चे हैं बात ही नहीं करते कश्मीरी में। मेरी माँ मुझे कहती है, मेरी बहनों के बच्चे आते हैं, माँ उनको कहते हैं आता क्वेश्चन पुट करते हो का, उनको आता ही नहीं। वो जब कश्मीरी बोलेंगे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता ये बोल क्या रहे हैं। हाँ, इसके लिए हम जिम्मेवार खुद हैं। अगर ये चीज है उसके लिए हम जिम्मेवार है। लेकिन उर्दू को कोई एक अफवाह डालते हैं कि उर्दू को उर्दू को कोई निकालेगा। उर्दू हमारी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। उर्दू जुबान को कोई चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो मतलब आजकल की जो दुनिया, मैंने बताया था एआई की बात मैंने की थी, डीप मशीन लर्निंग की बात की थी मैंने, लेकिन साथ ही हमारे यहाँ एक सूरत है, ये इंफॉर्मेशन एज है जी। तो इसमें कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मतलब आपके पास इल्म बहुत हो, लेकिन मतलब कभी बात मतलब हाउ टू आर्टिकुलेट कम्युनिकेट नहीं हो पाती है। तो ये जो चेंज आ गई, सोशल मीडिया का दौर है, आप विक्टिम भी कभी बन जाते हैं सोशल मीडिया के, है ना? लेकिन व्हाई डोंट वी हैव अ प्रॉपर फोकस ऑन दिस? मतलब हमारे यहाँ 10+2 से क्यों ना, ये तो स्किल है आजकल। बिल्कुल। मतलब आप देख ले, हर एक जो वीडियो बना सकता है वो जरूरी नहीं वो जर्नलिस्ट ही होगा, लेकिन स्किल तो दे दें, मतलब कुछ 4 पैसे कमाएगा। ऐसा है कुछ? ये भी है, ये भी अंडर कंसिडरेशन है। बच्चों में बहुत टैलेंट है आजकल। देखिए, जब आप देखते हैं वीडियोस जो आते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी चीज़ों पे, तो उसमें लगता है बच्चों में कितना टैलेंट है। और कुछ बच्चे हैं जो इसमें कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक में बच्चों का बहुत। आप देखिए, जैसे वो सयारा मूवी का गाना जिस लड़के ने गाया, वो कश्मीरी है। देखिए कितना, मतलब एक तो दुनिया उसको मतलब जानती है, नाम है उसका, और बहुत कमाता, पैसे भी बहुत कमाता है। उसके लिए तो वही आगे के लिए उसका फ्यूचर वही है। तो इन चीज़ों में है, हमारे कश्मीर में बहुत टैलेंट है इस चीज़ का। तो सरकार कोशिश कर रहे हैं और हम भी एजुकेशन सेक्टर में कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए ताकि इनके पास यही जॉब इसको आगे लेके जा सके। और इसमें कर भी सकते हैं, स्कोप भी बहुत है, करते हैं इंशाल्लाह, हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हाँ, जिसमें ये टैलेंट है वो सामने आए। आखिर में एक सवाल पूछूंगा, तो क्योंकि आपका भी आप भी और भी गम है जमाने में, आपको सेक्टर भी जाना होगा, ये मीडिया के सिवा और भी गम है जमाने में मीडिया के सिवा। ये जो हमारे यहाँ आपने सब मतलब आप बेसिकली इलेक्टेड, आपने मेरी किताब नहीं पढ़ी ना, जो मेरे फादर साहब के ऊपर मैं ढूंढ रहा था, और मैं अपने स्टाफ से पूछ लीजिएगा मैंने कितनी बार उनको, अगर उन्हें बोला नहीं तो मैं भिजवा देती हूँ आपको। अब मैं आपको भेज देती हूँ, बुक भेज देती। आप ये जो इलेक्टेड लोग होते हैं, इनकी नब्ज पर लोगों के हाथ होता है, ये जानते हैं मसला क्या है। आपको पूछना न पूछना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं। और आपने इस मुख्तसर सी बातचीत में उन सब का हवाला दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मामला ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है? आपने कहा नहीं है,
है ना एट द क्या सेम टाइम टूरिज्म के आप लिए। उस कमेटी के मेंबर हैं जिस कमेटी को यह फैसला करना है कि जो कश्मीर जम्मू कश्मीर के साथ रिजर्वेशंस के हवाले से बात, आप उसमें कमेटी बन गई, कमेटी सो गई, कागज खो गया, मुझे पता नहीं है क्या हालत क्या है। कि मैं आपको बताती हूँ, कमेटी बनी है जबकि सरकार बनी है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब से मिले, उसमें हर तबके के लोग थे, कई डेलीगेशन आए, तो उमर अब्दुल्ला साहब ने इस पे सीरियसली सोचा है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये वाहिद एक लीडर है उमर अब्दुल्ला साहब जिसने फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन के ऊपर एक सब कमेटी बनाई। मुझे बताया आज तक तो कमेटी बनी नहीं। जो लोग आज बात करते हैं, जब उनकी पार्टी इक्तिदार में थी, जब इक्तिदार से बाहर थे, इलेक्शन के टाइम पे किसी उनके लीडर ने बात की थी तो उन्होंने कहा ये इसका जाती मसला है। पॉलिटिशियन को इक्तिदार में भी वही बात करनी चाहिए, इक्तिदार से बाहर भी बात करनी वही चाहिए, चाहे फिर लोग खुश हो या नाराज हो। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई, सब कमेटी, एक बहुत बड़ा स्टेप उठा। ये बनाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। सब कमेटी सिर्फ बनाई नहीं, जिसमें हम 3 मेंबर थे, मैं थी, 2 मेरे और साथी थे, बनाए, और हमें मैंडेटरी कहा गया है कि विद इन 6 मंथ्स जो है आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। जब 6 महीने पूरे होने वाले थे तो हमारे मुखालिफों ने कहा सब कमेटी बनाई, वो रिपोर्ट नहीं देंगे, ये तो ऐसे ही हो गया, अवॉइड करने की बात हो गया, सालों साल रिपोर्ट नहीं आएगा। लेकिन हमें अभी 2 दिन बचे थे, हमने 2 दिन पहले अपनी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी। जब सबमिट करी तो अगर उमर अब्दुल्ला साहब सिंसियर नहीं होते, वो इस रिपोर्ट को रख लेते कई 1 साल 2 साल जैसे करते थे बाकी पॉलिटिशियन। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब का इसमें बहुत कंसर्न था। कंसर्न ये था कि जब हमने उसको रिपोर्ट के बारे में कहा, उन्होंने कहा इसको कैबिनेट में लाओ। दूसरे ही दिन उन्होंने कैबिनेट बुलाई, कैबिनेट में ये डिस्कस हुआ, डिस्कस ही नहीं बल्कि अप्रूव हुआ। अप्रूवल के बाद ये चला गया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जब गया, हमारा जो रोल था वो हमने कर दिया है। अब लोग कहते हैं, कभी सवाल आता है कि क्या किया इन्होंने, ये लोगों के सामने क्यों नहीं रखते हैं। मैं बताती हूँ, लोग सोचते हैं ये बताते भी कभी ही है, हम रख लेते। लेकिन आज आपके पास यूटी है, यूटी के दौरान जितनी भी हमारे कैबिनेट डिसीजन होते हैं कैबिनेट में, आपने कभी सुना हम कैबिनेट से बाहर आए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज हमने कैबिनेट में ये चीजें की? क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं। यूटी के दौरान जब आप कैबिनेट मीटिंग करके अपने प्रपोजल्स ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजोगे, जब तक वहां से वापस नहीं आता, अप्रूवल नहीं आता, तब तक आप इस बारे में बात नहीं कर सकते हो। और हमारी परेशानी यही है, हमने कर दिया और हमें खुद जहनी अजाब होता है। जो बच्चा 650 के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाता और यहाँ से बच्चा 200 पे सिलेक्ट होता है, हमें खुद हम खुद इन चीजों से गुजरे हैं, तो इन चीजों से गुजरे हैं। छोड़े वो क्या रो पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हमने अपना जो हमारा काम था, जो हमारा मैंडेट था, हमने वो कर दिया और सिंसियरिटी से, अल्लाह गवाह है, उसमें कोई हमने सियासत नहीं की, जो सही है जेन्युइनली। हम भी सबसे मिले हैं, जो भी एस्पिरेंट आए उनसे बात की है, हर तबके से बात की है, हर जगह गए, लोगों से मिले, उसके बाद ये रिपोर्ट बनाई, सबमिट की, अप्रूव हो गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आज हमसे सवाल पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, तो उनको वहां जाके सवाल पूछना चाहिए, वो करते नहीं है। उनको आसान तरीका लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को टारगेट करो। लेकिन हमारा जो रोल था, हमारा जो काम था, हमने सिंसियरिटी से किया, ईमानदारी से किया। जब अप्रूव होके आता है उसके बाद, लेकिन आउटकम नहीं है ना, आउटकम जब आउटकम करना हमारा काम नहीं है ना। हमारा काम जो था रिपोर्ट बनाना, और रिपोर्ट जिसके मुताबिक हमने लोगों से बात की है, एस्पिरेंट से मिले, वो रिपोर्ट उसके मुताबिक बनी। और रिपोर्ट में कोई जाती नहीं है, हर एक के साथ इंसाफ है। वो रिपोर्ट हमने सबमिट किया, अब उसको अप्रूव करना, उसमें ऑर्डर निकालना, वो हमारा काम नहीं है जब तक अप्रूवल नहीं आएगी। अगर आज ही रात में आते हैं, हम रात ही ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन वो अब हमारा काम नहीं है। मैंडेट है मगर आपके पास रूल नहीं है। रूल इज रूल, मैंडेट है, रूल नहीं है। आप किस रूल के मुताबिक करोगे? रूल भी कोई चीज है ना, आपको रूल के मुताबिक चलना है। मैंडेट हमारा था, हमने कमेटी में रिपोर्ट भेज दिया। कैबिनेट का मैंडेट था अप्रूव करना। अगर कैबिनेट नहीं अप्रूव करती तो चलो हम मानते हमने अपने मैंडेट के साथ इंसाफ नहीं किया, हमने कर दिया जो हमारा मैंडेट था वहां तक हमने। लेकिन ये वैसा यही सवाल है, मैं कुछ बड़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन यही मसला है जो आपकी पार्टी के अंदर भी टेंशन
पैदा कर हमारे रहा है। पार्टी के अंदर कोई टेंशन नहीं है, ये लोगों की खुद की टेंशन है, वो हमारी पार्टी में डाल रहे हैं। लोगों की खुद की फ्रस्ट्रेशन है, वो डाल रहे हैं हमारी पार्टी में कुछ नहीं है इसमें। उन्होंने हमेशा कोशिश की, 2002 में कोशिश की पार्टी टूट जाए, अफवाहें डाले, आज टूट रहे हैं, आज टेंशन है। जब से सरकार बनी 1.5 साल से यही काम कर रहे हैं, वो आज टूट रहे, आज एमएलए जा रहा, वो जा रहा, कोई नहीं जा रहा। वो बेचारे अपने आप को, वो कहता ना, दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है, वरना हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। उनको सब पता है सरकार 5 साल चलने वाली। 2019 के बाद जो बाकी पार्टियों के साथ हुआ वो आपकी पार्टी के साथ नहीं हो पाया। हाँ, वो तो नहीं हो हिस्ट्री है, पाया ना, वो हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री है, तो नहीं गया ना कोई, हमारा एमएलए छोड़ के तो नहीं गया, तो आज कैसे जाएगा? तो नहीं जाएगा। आज वो एमएलए है, आज कैसे जाएगा? हमारे लोग नहीं है ऐसे, हमारे लोग सिंसियर है, डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है। उनमें तो सब हमारे ऑनरेबल एमएलए में से, उनको अपने घर में खराबी है, जो ये कहते हैं उनका अपना घर खराब हो चुका है, उसी को संभाले वही बेहतर है, बजाय इसके कि हमारे घर के ऊपर नजरें डालें। बात तो सही है। खैर नाजरीन, ये रही हमारी काबीना मिनिस्टर, बहुत ही एक्सपीरियंसड है, 96 से मैं उनको देख रहा हूँ, बिल्कुल कैबिनेट में, कैबिनेट से बाहर, मैदान में, तो बड़ी पॉलिटिकली बड़े जंगजू टाइप है, बहुत मेहनत करती हैं। लेकिन ये जो कन्वर्सेशन मुख्तसर सी रही, इनके पास कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि इनके पास दायरे कार काम करने का जो बहुत है, तो लेकिन मुख्तसर कन्वर्सेशन में आपको कुछ इश्यूज के बारे में हाइलाइट्स मिले होंगे कि मामलात किस तरफ हैं, कैसे जा रहे हैं, चाहे वह सेहत की बात हो, एजुकेशन की बात हो या सोशल वेलफेयर की बात हो। इसके अलावा भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन एक ही किस्त में एक ही बार सारी बातें बताना, आपको भी बोर करना हो और इनको भी बोर करना हो, तो कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में कश्मीर लाइफ की न्यूज़ रूम से कोई ना कोई आ ही जाएगा इनसे और कुछ पूछने के लिए। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया है और लोगों के सामने कुछ चीजें रखने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू।